Assalamu alaikum students, I am Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 3 of chapter 3 dynamics. फर्स्ट टू लेक्चर्स आपको याद होंगे. फर्स्ट लेक्चर में मैंने फोर्स को इन डिटेल डिस्कस किया था. सेकंड लेक्चर में मैंने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस को डिस्कस किया था. अब वही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करते हुए मैं आपको इन लेक्चर 3 जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है बेटे, तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें एंड आपके पास जो है पेज नंबर 62 जो है उस पर आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिवन है. ओके बेटे, हम स्टार्ट करते हैं. देखिए पेज नंबर आपके पास 62 है. आपके पास टॉपिक 3.2.1 है, मतलब 3.2 टॉपिक का सब टॉपिक है फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है. ये आपके पास जो है एक तो बोल्ड इटैलिक लेटर्स में भी लिखी हुई है, कलर भी चेंज है, तो बस आपको ये याद रहेगा कि ये स्टेटमेंट है. इफ़ दी नेट फोर्स मैंने आपके पास नेट वर्ड के लिए क्या यूज़ किया था, रिजल्टेंट, कि आपके पास टोटल कंप्लीट फोर्स जो होती है या रिजल्टेंट फोर्स. अब इस रिजल्टेंट के साथ आपके पास एक्सटर्नल का भी वर्ड यूज़ हुआ है, तो आपको याद होगा कि इन लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में भी बताया था कि आपके पास जो है इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम के अलावा अगर सिस्टम पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स. हम इसको अनबैलेंस फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है ना. एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, कि अगर आपके पास एफ नेट या एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स मौजूद ना हो, मैं अनबैलेंस को अभी नहीं बोलती, आपके पास यहाँ पर यही बोल देती हूँ कि नेट और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो होगी तो आपके पास मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास एफ नेट ज़ीरो होगी तो अगर बॉडी का इनिशियल स्टेट रेस्ट है तो उसका फाइनल स्टेट भी रेस्ट रहेगा. अगर उसका इनिशियल स्टेट इन अ स्ट्रेट लाइन आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो उसका फाइनल स्टेट भी आपके पास जो है कांस्टेंट स्पीड ही रहेगा या मोशन ही रहेगा. ठीक है ना, मोशन विद द कांस्टेंट स्पीड ही रहेगा. अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मैं बार बार इन अ स्ट्रेट लाइन बोल रही हूँ, तो आपको ये अपने जहन में रखना है, मतलब कीप इन माइंड कि आपके पास यहाँ जो ये लॉज ऑफ मोशन है ये जस्ट आपके पास फॉर अ स्ट्रेट पाथ ही अप्लाई होते हैं आपके पास, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही आप ये लॉज अप्लाई कर सकती हैं. अगर आपके पास पाथ स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर आप ये जो लॉज हैं ये भी अप्लाई नहीं कर सकती. ओके, फिर हमने क्या कहा कि द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी. तो मैं अब फिर से समराइज कर देती हूँ कि अगर आपके पास जो है नेट और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम या एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ज़ीरो, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी. तो आपके पास सिंपल उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर मोशन में है यानी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. कब, कंडीशन क्या है, जब नेट फोर्स आपके पास ज़ीरो होगी. आई गेस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अगर वो आपने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस को सही से समझा है तो आपको नेट फोर्स ज़रूर समझ आ गया होगा. और ये बात भी समझ आ गई होगी कि जब तक आपके पास नेट फोर्स नहीं होता तब तक आप स्टेट ऑफ द बॉडी को चेंज नहीं कर सकती. ओके बेटे, आफ्टर रीडिंग ऑफ द स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, हम उसी स्टेटमेंट को जो है हम क्या करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो डिस्कस करते हैं. ओके, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ द नेट और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एफ नेट अगर आपके पास इक्वल टू ज़ीरो हो तो आपके पास बॉडी क्या करेगी, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. तो जब उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, मतलब ये कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी. इट मीन्स कि अगर वो आपके पास जो है यूनिफॉर्म मोशन में है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना स्ट्रेट लाइन, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी मूव करेगी. मतलब ये कि आपके पास जो है चेंज इन वेलोसिटी भी इक्वल टू ज़ीरो हो, कि आपके पास देयर इज़ नो चेंज इन अ स्पीड, देयर इज़ नो चेंज इन अ डायरेक्शन, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा. ठीक है ना. आपके पास जब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है,
कि आपके पास जो है जब फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई करने से आपके पास क्या होता है, या तो आपके पास स्पीड चेंज होती है या डायरेक्शन चेंज होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कह रहा है कि अगर आपके पास फोर्स ज़ीरो हुई तो आपके पास चेंज इन अ स्पीड, चेंज इन अ डायरेक्शन जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। और चेंज इन वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। एंड जो बॉडी आपके पास रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहेगी, और जो आपके पास बॉडी मोशन में यानी यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगी। तो आप इसी चीज़ को देखें, दोबारा से मैं आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बता देती हूँ जो कि पेज नंबर 62 पे गिवन है। इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो, देन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, और अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो वो भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। आई गेस आपको स्टेटमेंट फुली जो है समझ आ गई होगी। ये स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दी स्टेटमेंट है, और यही चीज़ जो है आपके पास आपकी बुक में पेज नंबर 62 पर लिखी हुई है। देखें, ओके, चेक इट। In other words, if there is no net force acting on an object, its velocity will not change. No net force, no velocity, no change in a velocity. If it is at rest, it will remain at rest. If it is moving, it will continue to move with constant velocity, zero acceleration, no change in speed or direction. Mathematically, first law can be expressed as F net is equal to 0, then del V यानी change in velocity is equal to 0. del आपको पता है ये जो डेल्टा आप यूज़ करती हैं स्मॉल चेंज को शो करता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तीनों क्वांटिटीज़ आप देखें कि ये आपके पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए इन पर एरो हेड जो है वो यूज़ किए गए हैं। हाँ, ये है कि समटाइम्स यहाँ पर हम इसको स्पीड बोल रहे हैं, समटाइम्स हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो वो आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप जो है मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ को डिस्कस करती हैं तो वेलोसिटी और आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास सेम ही इफेक्ट देते हैं, दैट्स वाई जो है इस तरह से आपके पास हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखें बेटे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट अ स्टेट ऑफ रेस्ट यानी ज़ीरो वेलोसिटी, ठीक है ना, जाहिर है जब रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी तो आपके पास ज़ीरो होगी, एंड अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट बिकॉज बोथ ऑफ देम डज नॉट रिक्वायर अ नेट फोर्स टू सस्टेन इट। सस्टेन आपके पास मेंटेन रखना है, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में हम किसको डिस्कस करेंगे, एक पार्ट में जो है हम बॉडी एट रेस्ट को डिस्कस करेंगे, और दूसरा हम बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, बॉडीज एट रेस्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। This part of the first law is easy to understand and goes with our common observation. For example, a chair lying in a room will remain stationary and will not start moving or flying around by itself unless someone moves it by applying a net force. अब देखिए ये चेयर है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी तब तक जब तक कोई आकर इसको मूव ना करवाए, ठीक है ना। तो वो जो कोई आएगा इसको मूव करवाएगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो फोर्स क्या होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स होगी, वो अनबैलेंस फोर्स होगी, जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ जो है वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ जो है वो आपके पास है बॉडीज इन मोशन। The second part of the law states that body in motion will continue to move in a straight line with uniform speed if no net force acts on it. However, our daily observation is against this. ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पार्ट तो यही कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, लेकिन हमारी कॉमन डेली ऑब्जर्वेशन क्या है, वो तो इसके अगेंस्ट है। किस तरह से अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी रोल अ बॉल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, बट केयरफुल स्टडी of the moving ball shows that there are forces like friction and air resistance which opposes the motion of the ball. ठीक है ना, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई गेस कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। दिस मीन्स दैट
Object would continue to move in a straight line forever with uniform speed if the force opposing the motion of the object are removed. ठीक है, तो आपके पास ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आपके पास जो है दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर एवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ, कंडीशन क्या है, इफ द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड. कौन सी फोर्स, अब यहाँ पर आपके पास देखें टू फोर्सेस की एग्जांपल भी दी हैं, फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस. ये आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, अपोजिंग फोर्सेस हैं, ठीक है ना, जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉल को अपोज कर रही हैं इन स्पेस वेयर. अब देखें ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास यूनिफॉर्मली मूव बॉडी को डिस्कस किया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, आप इसको चेक करें. In space where there are negligible opposing forces, object move in a straight line and no applied force has to be maintained by an engine to keep them moving. क्या मतलब कि आपके पास जो है कोई इंजन, कोई अप्लाइड फोर्स रिक्वायर्ड ही नहीं होती इन अ स्पेस जो है आपके पास रॉकेट या आपके पास सैटेलाइट को, कि वो अपनी मोशन को जो है वो मेंटेन रखे. क्यों, इसलिए हमें जो इंजन रिक्वायर्ड होता है, जो हमें एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, वो आपके पास क्यों रिक्वायर्ड होती है, ताकि आपके पास जो है बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ सके, मोशन में है तो रेस्ट में आ सके. तो वहाँ पर कुछ अपोजिंग फोर्सेस होती हैं जो कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में नहीं आने देती. लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसी, जैसा ये एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास अपोजिंग फोर्सेस जो हैं वो आपके पास निग्लेजिबल या ज़ीरो ली हैं, तो बस फिर तो आपको किसी अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है. और बॉडी जो है वो अपनी यूनिफॉर्म, क्योंकि सैटेलाइट तो क्योंकि अराउंड द अर्थ जो है वो मूव कर रही होती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपके पास जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है. दैट्स वाई जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहती है विदाउट एनी अप्लाइड फोर्स. आई गेस यहाँ तक आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर हो गया होगा. अब हमारे पास जो है एक और जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक और टर्म को जो है हमने डिस्कस करना है. ओके बेटे, अब हम जो टर्म कर रहे हैं जो रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो है आपके पास इनर्शिया, ठीक है. इनर्शिया आपके पास जो है एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है ऑफ अ मैटर विच रेजिस्ट द चेंज इन अ स्टेट, ठीक है ना. अब देखिए ना, हम कहते हैं कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. कब तक, जब तक कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो. अब आपके पास ये नेट फोर्स जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होती है, ये इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि आपके पास बॉडी जो है वो इनर्शिया पोजेस करती है, ठीक है ना. अब ये इनर्शिया, अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर कोई बॉडी इनर्शिया पोजेस करती है, इसी वजह से वो आपके पास चेंज इन अ स्टेट को रेजिस्ट करती है. तो आपके पास इस इनर्शिया ही को दरअसल ओवरकम करने के लिए हमें नेट फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है. देखिए, अ ग्रेटर नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट देन ऑफ अदर्स. कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़्यादा आपको इनर्शिया नेट फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि आप उसकी स्टेट में चेंज लाएं. अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, आपके पास एग्जांपल है, ये कार है और ये ट्रक है. आपके पास अ लार्जर बॉडी इन मास has a greater resistance to a change in its motion than does a smaller one. कि आपके पास ट्रक को ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी नेट फोर्स कि मैं इसकी वेलोसिटी में चेंज लाऊं एज कम्पेयर टू कार. कार को कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू चेंज इन स्टेट आपके पास जो है एज कम्पेयर टू ट्रक. फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल अ नेट फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू मूव अ कार विल कॉज ओनली अ स्मॉल चेंज इन अ मोशन ऑफ अ ट्रक in comparison to the car. The truck has a much greater the truck has a much greater tendency to remain at rest. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इनर्शिया जो है वो आपके पास एक टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है टू रेजिस्ट दी चेंज इन अ स्टेट. तो आपके पास, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इनर्शिया आपके पास क्या है, जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर है
कि आपके पास या बॉडी है टू रेजिस्ट दी चेंज इन अ स्टेट, और आपके पास ये जो इनर्शिया होता है ये मास पे डिपेंड करता है। जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जितना उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उतनी उसको नेट फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी कि वो उसकी स्टेट में, मतलब ज़्यादा नेट फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी कि हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकें। अगर वो रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए, अगर वो मोशन में है उसको रेस्ट में लाने के लिए, या अगर आपके पास जो है उसकी स्पीड स्लो है तो उसको स्पीड अप करने के लिए, अगर आपके पास जो है स्पीड अप है तो स्पीड उसकी जो है वो स्लो करने के लिए, इन सब आपके पास फिनोमेना के लिए हमें ज़्यादा नेट फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो हम कहते हैं एक्चुअली आपके पास जो है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। Therefore, we say that the truck has more inertia than a car. That's why truck को ज़्यादा net force required है as compared to car to change in its motion than आपके पास smaller one, जो आपके पास यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या चीज़ बताई इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो ड्यू टू इनर्शिया रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो ड्यू टू इनर्शिया कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहना चाहेगा। तो आपके पास इस इनर्शिया ही को ओवरकम करने के लिए हमें नेट फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ओके, फिर हमारे पास क्या है, आपके पास इनर्शिया जो है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया मतलब कि आपके पास नंबर की फॉर्म में, अगर एक नंबर प्रॉपर यूनिट की फॉर्म में अगर मुझे इनर्शिया की वैल्यू चाहिए हो तो आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ही आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया होगा। इट मीन्स कि आपके पास जो है इनर्शिया एंड मास जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन किस तरह से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। डायरेक्टली रिलेटेड का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास जो है एक क्वांटिटी इंक्रीज हो तो सेकंड क्वांटिटी भी आपके पास इंक्रीज होती है। तो यही चीज़ आपके पास डायरेक्ट रिलेशन जो है वो मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, द स्मॉलर द मास द स्मॉलर इज द इनर्शिया, ठीक है ना। फिर आपके पास जो है अगर मास इंक्रीज हो रहा है इनर्शिया इंक्रीज, मास डिक्रीज होगा इनर्शिया डिक्रीज होगा। दैट्स वाई जो है हम कहते हैं कि ये जो मास की मेजरमेंट जो है वही एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना। फिर आपके पास जो है अगर हम कहें कि आपके पास अगर मैं इनर्शिया को जो है मेजर कर सकती हूँ तो आपके पास इसका यूनिट क्या होगा, तो जो यूनिट आपके पास जो है मास का है सेम वही यूनिट आपके पास इनर्शिया का भी होगा। तो हमारे पास इन अ सिस्टम इंटरनेशनल जो है यानी ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम में इनर्शिया एंड मास किस में मेजर होते हैं, इन अ किलोग्राम मेजर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास इनर्शिया एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो है इनर्शिया एंड मास की मैस की जो है वो आपके पास नेचर क्या है, मैस एंड इनर्शिया जो है वो आपके पास दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं हैं। ये आपके पास जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीट्यूड जो है इनको स्पेसिफाई किया जा सकता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ का दे आर आपके पास स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए पेज नंबर 64 पे आपके पास रिलेशन ऑफ द इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ जो है आपको बताया गया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों आपके पास ये जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम इसे कहते हैं, इसलिए कि आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये हमें हेल्प करता है कि हम इनर्शिया को जो है वो डिफाइन कर सकें। किस तरह से कि आपके पास जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये कहता है कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, यूनिफॉर्म मोशन से है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि आपको जो है नेट फोर्स अप्लाई, जब तक कि आप नेट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगी। तो ये जो नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये आपके पास रिक्वायरमेंट ही आपको बताती है कि बॉडी जो है कोई आपके पास जो है प्रॉपर्टी पोजेस करती है जो कि आपके पास स्टेट में चेंज को रेजिस्ट कर रही है। इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को ओवरकम करने के लिए ही हमें क्या चाहिए, हमें नेट फोर्स चाहिए। अब देखें आगे मैं रीड करती हूँ, ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी।
using Newton's first law of motion help us to define inertia. Therefore, it is also called law of inertia. Inertia is the natural tendency of an object to remain at rest or in motion at a constant velocity. तो बेटे ये देखिए, ये डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन हो गई। तो आप भी अपने पास बेटे पेज नंबर 64 ओपन करें और यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो हेडिंग दें। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है देखिए सिग्निफिकेंस या हाउ वी कैन मेजर इनर्शिया। तो आपके पास जो है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपके पास इनर्शिया किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास देखिए यूनिट ऑफ द इनर्शिया। तो इन एसआई सिस्टम, फिर ये याद रखिएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ अपनी बुक में एसआई सिस्टम को डिस्कस करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है इन एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया एंड मास इज किलोग्राम एंड द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, ठीक है ना। इसकी डिपेंडेंसी भी बता दी कि आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम जो है इन अ डेली लाइफ, मतलब ठीक है यहाँ पर मैंने आपको इतना इनर्शिया जो है वो डिस्कस कर दिया, लेकिन आपके पास इन अ डेली लाइफ हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई हम, क्योंकि हम भी ज़ाहिर है मटेरियल बॉडीज़ हैं, तो हम लोग इनर्शिया पोजेस करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए आपके पास जो है सेकंड आपके पास टॉपिक क्या है, वी कैन फील इनर्शिया, कि हम इनर्शिया को फील कर सकते हैं। हाउ, तो वो हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप। ओके, हाउ वी कैन फील इनर्शिया इन आवर डेली लाइफ। तो उसके लिए मैं आपके पास एक सिंपल सी, मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ की हुई है, फिर आपके पास इस फिगर को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको बुक में पेज नंबर 64 से भी एक्सप्लेनेशन और रीडिंग करवा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक स्कूल बस बनाई हुई है, स्कूल बस का एक पोर्शन मैंने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। स्टूडेंट जो है वो इन बस आपके पास जो है खड़ा हुआ है, उसका लोअर पोर्शन विद दी बस फ्लोर जो है वो इन कॉन्टैक्ट है, अपर पोर्शन जो है वो आपके पास फ्री है, मतलब बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो आपके पास जो है इस वक्त हम कंसिडर करते हैं कि बस रेस्ट पे है। फिर आपके पास बस ने जैसे ही स्टार्ट लिया यानी मोशन में आ गई, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप या जो भी स्टूडेंट खड़ा हुआ है वो आपके पास लीन कर जाता है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। ये किस वजह से होता है, ये ड्यू टू इनर्शिया होता है। अब किस तरह से ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि आपकी बॉडी जो है बस रेस्ट पे थी, आपकी बॉडी भी रेस्ट पे थी, लेकिन जब बस ने मोशन स्टार्ट की तो आपका लोअर पोर्शन जो बस के साथ फ्लोर के साथ कांटेक्ट में था वो तो आपके पास इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर गया, बट आपका जो ये अपर पोर्शन जो जिसका कोई कांटेक्ट नहीं था विद दी बस, वो अपनी रेस्ट पोजीशन या रेस्ट स्टेट को ही मेंटेन रखना चाहता है। दैट्स वाई वो आपके पास पीछे की तरफ जो है इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन लीन कर जाता है। बट आपके पास जो है थोड़ी देर बाद मतलब फ़ौरन ही उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अगर उसने अपने आप को यानी अपर पोर्शन को लोअर पोर्शन के साथ अलाइन नहीं किया तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, तो वो अपने आप को लोअर पोर्शन के साथ अलाइन कर देता है। इसी तरह अगर हमारे पास यही बस जो मूव कर रही है इसको हम स्टॉप करना चाहें या इसकी स्पीड को हम डिक्रीज़ करना चाहें तो आपके पास जो है एक्सेलरेशन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी मोशन आपके पास जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, या हमारे पास बॉडी जो है वो मोशन से रेस्ट में या आपके पास ज़्यादा स्पीड से कम स्पीड में आना चाह रही होगी। तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, आपका लोअर पोर्शन तो विद दी बस फ्लोर कांटेक्ट में है तो वो तो आपके पास बस के साथ जो है या तो स्टॉप हो जाएगा या रेस्ट स्टेट में आ जाएगा या उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका अपर पोर्शन है वो अपनी सेम मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया। अब जब वो आपके पास नहीं कर पाएगा तो वो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो मूव कर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर वो दोबारा से उसने मतलब आप जो भी स्टूडेंट है या आप हो, आपने जो रियलाइज़ कर लिया कि अगर आपने फ़ौरन ही अपने लोअर पोर्शन के साथ अपने अपर पोर्शन को अलाइन नहीं किया तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाओगे। तो आप अलाइन कर लेते हो और आप सीधे खड़े हो जाते हो। आई गेस थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह बेटे ये जो सीट बेल्ट कहा जाता है कि कार में जब आप बैठें तो सीट बेल्ट ज़रूर यूज़ करें। तो वो जो सीट बेल्ट होती है वो आपके पास इस इनर्शिया को ही
जो है ओवरकम करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते तो ड्यू टू इनर्शिया आप या मतलब अगर आप फ्रंट सीट पे बैठी हुई हैं तो आपका सर आगे डैशबोर्ड पर लग सकता है, बहुत ज़ोर का जर्क लगता है, तो यानी कोई बम्प आता है तो उसकी वजह से आपका सर डैशबोर्ड पे लग सकता है, मे बी बहुत ज़ोर का जर्क लगता है तो आप विंड स्क्रीन को तोड़ते हुए बाहर भी आ सकती हैं। दैट्स वाई आपके पास जो है कहा जाता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है आप सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर यूज़ करें, ठीक है ना। अब आपके पास जो है आपकी बुक में जो पेज नंबर 64 है, काइंडली आप जो है पेज नंबर 64 जो है वो ओपन करें। हम यहाँ पर पेज नंबर 64 को जो है वो रीड करते हैं। पेज नंबर 64 देखें। When we are in a moving car, we can feel the effects of our own inertia. ठीक है? If the car accelerates forward, we feel as if our body is being pushed back against the seat because our body resists the increase in speed. ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास स्पीड अप हो रही है तो बॉडी आपके पास जो है वो इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो मूव कर जाएगी। इनर्शिया ऑफ द मोटरिस्ट makes her feel like she is being thrown backward. अच्छा, यहाँ forward की जगह backward कर दें. If the car turns a corner, we feel as if our body is being pushed against the door because our body resists the change in the direction of motion. ठीक है ना? फिर आपके पास if the car stops suddenly, we feel as if our body is being pushed forward because our body resists the decrease in speed. These situations are shown in the figure 3.4. अब ये देखें, आपके पास यहाँ पर ये बॉडी जो है वो टर्न ले रही है, तो आपके पास जब टर्न ले रही है तो अगेंस्ट दी डोर आपकी बॉडी जो है वो मूव करेगी, सही है। और अगर आपके पास यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो है स्पीड जो है वो जैसा यहाँ पे देखें, इफ़ द कार स्टॉप सडनली, अगर स्टॉप हो रही है तो आपके पास क्या होगा कि वी फील एज इफ आवर बॉडी इज बीइंग पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी। तो यहाँ पर बेटे यहाँ पे ये जो बैकवर्ड का वर्ड लिखा हुआ है इसको फॉरवर्ड कर दें, ठीक है ना। वेयर अ मोटरिस्ट फील द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग एक्सेलरेशंस, ठीक है। आई गेस आपको इनर्शिया ठीक से समझ आ गया होगा। अभी आगे हम चलते हैं। ओके बेटे, देयर इज अनदर एग्जांपल फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया एंड आपके पास जो है ये देखें, यहाँ पर आपके पास फिगर भी गिवन है, पेज नंबर 65 है। यहाँ पर देखें, एक आपके पास जो है ग्लास रखा हुआ है, ग्लास पर आपके पास एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपके पास देखें ये कार्ड, ये ग्लास, कॉइन सब किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है। अब जैसे ही आप कार्ड को फ्लिक करते हैं क्विकली तो आपके पास कार्ड क्या आ जाता है? मोशन स्टेट में आ जाता है। लेकिन जो कॉइन होता है ये अपनी रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है। तो जब ये रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है तो ये यहीं पे रह जाता है। बट आपके पास अब देखिए यहाँ पर तो कोई ऐसा सपोर्ट या आपके पास बेस नहीं है जिस पे कॉइन ठहर सके, तो इस पर आपके पास एक ही फोर्स अप्लाई होती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये कॉइन क्या करता है? ग्लास के अंदर गिर जाता है, ठीक है ना। अब आपके पास ये जो कॉइन कार्ड के फ्लिक करने पर भी आपके पास कॉइन जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, वो ड्यू टू इनर्शिया नहीं चेंज करना चाहता, ठीक है। कि आपके पास कॉइन रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया। अब हम इसको रीड कर देते हैं। प्लेस अ कार्ड ऑन टॉप ऑफ अ ग्लास, देन प्लेस अ कॉइन ऑन टॉप ऑफ द कार्ड एज इन फिगर ए, ठीक है ना। आपने एक कार्ड जो है वो ग्लास के टॉप पे रखा, कॉइन आपने जो है उस कार्ड के ऊपर रख दिया। क्विकली फ्लिक द कार्ड हॉरिजेंटली, ठीक है ना। आपने फ्लिक किया कार्ड को हॉरिजेंटली, द इनर्शिया ऑफ द कॉइन टेंड्स टू कीप इट एट रेस्ट हॉरिजेंटली। तो इनर्शिया ऑफ द कॉइन क्या करता है? वो कार्ड के वो आपके पास कॉइन को जो है वो स्टॉप कर देता है कि वो कार्ड के साथ मूव नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी पोजीशन या स्टेट को सस्टेन करे। द फोर्स, अब आपके पास क्या होता है? द फोर्स दैट कॉजेज द कॉइन टू मूव इज द वर्टिकल फोर्स। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स रह गई, वो क्या करती है? वो कॉइन को वर्टिकली मूव करवाती है एंड दैट वर्टिकल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी विच पुल्स इट स्ट्रेट डाउन इनटू द ग्लास एज इन फिगर बी, ठीक है। आई गेस कि आपको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, अनबैलेंस फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस एंड सब आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना।
आप बेहतर ये है कि आप ये जो है पेज नंबर 62, 63, 64 एंड 65 तक जो है ये एक्टिविटी तक थॉरली अपने इन टॉपिक्स को रीड करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। एंड आप फिर जब थॉरली रीड करेंगी तो जहाँ प्रॉब्लम हो दोबारा से आप वीडियो को जो है रिप्ले कर सकती हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। ठीक है।